एवरीवन, दिस इज सलोनी एंड वेलकम टू तगड़े क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट करा था अपना टॉपिक डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और उसके साथ साथ आज हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में हम आज क्या पढ़ेंगे? हम ये पढ़ेंगे कि जो स्काई का कलर है वो आखिर ब्लू ही क्यों होता है। ठीक है, और इसी के साथ साथ आज हम क्या समझेंगे कि जो सन है मॉर्निंग में कैसे दिखाई देता है, ऑरेंज और रेड कलर का, और दिन में कैसे दिखाई देता है, व्हाइट कलर का। इसके पीछे क्या रीजन है ये हम समझेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट में। और हम आज क्या पढ़ेंगे? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जिसके अंदर हम ये समझेंगे जो स्टार्स हैं वो क्यों ट्विंकल करते हैं और जो प्लैनेट्स हैं वो ट्विंकल क्यों नहीं करते। इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स हम समझेंगे अपनी आज की क्लास में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता क्या है? जब भी कोई लाइट किसी पार्टिकल से टकराती है उसके बाद वो हर डायरेक्शन में फैल जाती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसमें देखो, एक नॉर्मल एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। ये मेरे पास इस तरीके से लाइट रे आई, ठीक, और यहाँ पे था कोई पार्टिकल। इस पार्टिकल से टकराने के बाद ये हर डायरेक्शन में इस तरीके से बिखर जाएगी। इसी को मैं क्या बोलती हूँ? स्कैटर हो गई लाइट। इसी को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो, मान लो मेरे पास दो बीकर है। इस बीकर में मेरे पास क्या है? वाटर, और इसमें मेरे पास क्या है? वाटर प्लस मिल्क। ठीक है, इसमें वाटर है और इसमें क्या है? वाटर प्लस मिल्क। अब देखो क्या होगा, जैसे मैं यहां से कोई लाइट दिखाती हूँ इस साइड से, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? लाइट का सोर्स। अब हम क्या देखेंगे? जब हम पानी में से लाइट को पास करेंगे, इस टाइम पे जो लाइट है उसका पाथ आपको विजिबल नहीं हो पाएगा। लाइट तो इसमें से भी पास होगी लेकिन आपको इसमें कोई पाथ विजिबल नहीं होगा। वहीं अगर मैं वाटर प्लस मिल्क लेती हूँ, इसमें हमारे पास क्या होगा? इसमें जो लाइट का पाथ है आपको प्रॉपर विजिबल होगा इस तरीके से। अब क्वेश्चन ये है कि लाइट तो इसमें भी ट्रैवल कर रही है और लाइट इसमें भी ट्रैवल कर रही है, तो फिर इसमें ऐसा क्या है कि हमें जो लाइट है उसका पाथ विजिबल हो पा रहा है, और वहीं जो सिर्फ पानी वाला है उसमें मुझे जो लाइट का पाथ है विजिबल नहीं हो पा रहा। देखो, इसमें हमारे पास होता क्या है? जो पार्टिकल होते हैं, अभी मैंने आपको क्या समझाया कि ये लाइट आई, किसी भी पार्टिकल से टकराने के बाद वो हर डायरेक्शन में बिखर जाती है इस तरीके से। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम? कि लाइट स्कैटर हो चुकी है। अब यहाँ पे क्या होगा? ये पॉसिबल है कि यहाँ पे जो लाइट आई थी किसी पार्टिकल से टकरा के स्कैटर हो गई होगी, इसीलिए मुझे उसका पाथ विजिबल हो पा रहा है। वहीं वाटर में क्या होगा? वाटर में जब लाइट को मैंने पास करा, ऐसा कोई पार्टिकल होगा ही नहीं यहाँ पे कि लाइट उससे टकरा के स्कैटर हो सके, इसलिए मुझे इसमें उसका पाथ विजिबल नहीं हो पा रहा। ठीक है, इसमें ऐसा क्या खास बात है जो मेरे को, जैसे मैंने इसमें से लाइट पास करवाई, इसमें पार्टिकल था और लाइट स्कैटर हो गई। देखो, इसमें वाटर के साथ साथ क्या है? मिल्क भी है। ठीक है, इसमें मैंने वाटर के साथ साथ थोड़ा सा मिल्क भी ऐड करा है। उससे क्या होगा? उससे ये पॉसिबल है कि हमने जब वाटर के साथ मिल्क ऐड करा तो जो मिल्क के पार्टिकल है, ठीक है, जो मिल्क के पार्टिकल है उससे लाइट स्कैटर हो चुकी है। ठीक, मिल्क के जो पार्टिकल है उससे लाइट स्कैटर हो चुकी है। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है, आएगी बात समझ में कि यहाँ पे जो मिल्क था, लाइट रे आई, मिल्क के पार्टिकल से स्कैटर हुई, इसलिए हमें यहाँ पे उसका पाथ विजिबल हुआ, और इसमें वो पार्टिकल था नहीं इसलिए हमें इसमें विजिबल नहीं हुआ लाइट का पाथ। लेकिन वाटर में भी तो पार्टिकल होते हैं, उसमें भी होते हैं, तो लाइट इसमें स्कैटर क्यों नहीं हो पा रही? देखो, इसकी एक कंडीशन है। अगर आपके पार्टिकल का साइज 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में है तो आपका जो लाइट है वो स्कैटर होगी, अदरवाइज वो स्कैटर नहीं होगी। ठीक, अब जो मिल्क था, मिल्क के जो पार्टिकल थे, ठीक है, मिल्क का कोई भी एक पार्टिकल, इसका साइज कितना होगा? 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में कहीं लाई कर रहा होगा।
इसलिए जो मिल्क के पार्टिकल थे उससे लाइट टकरा के स्कैटर हुई और मुझे लाइट का पाथ विजिबल हो पाया। और वाटर में क्या हो रहा है, वाटर में जो पार्टिकल है उसका जो साइज है वो कैसा है, 1 से 1000 नैनोमीटर से बड़ा है, इसलिए मुझे यहाँ पे उसका पाथ विजिबल नहीं हो पा रहा। ठीक है, लाइट स्कैटर कब होगी, जब वो किसी पार्टिकल से टकराएगी, उसके बाद हर डायरेक्शन में वो बिखर जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, स्कैटर हो चुकी है। ठीक है, अब पढ़ते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज अ प्रोसेस बाय विच लाइट चेंजेस द डायरेक्शन। ठीक है, लाइट हर डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। लाइट चेंजेस द डायरेक्शन व्हेन इट इंटरेक्ट विद पार्टिकल, जब भी वो किसी पार्टिकल से टकराएगी वो क्या करेगी, स्कैटर हो जाएगी। ओके, और मॉलिक्यूल इन अ मीडियम कॉजिंग इट टू डेविएट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। ठीक है, आप देखो इसको ऐसे जाना चाहिए था लेकिन हर डायरेक्शन में डेविएट हो जाएगी इस तरीके से। यहां तक आई बात समझ में कि स्कैटरिंग क्या होती है। स्कैटरिंग हमारे पास क्या होती है कि जब भी कोई लाइट किसी पार्टिकल से टकराएगी, टकराने के बाद वो हर डायरेक्शन में स्कैटर हो जाएगी। ठीक है, हर डायरेक्शन में बिखर जाएगी, उसी को हम क्या बोलते हैं कि लाइट स्कैटर हो गई है। ओके, और पार्टिकल का साइज कितना होना चाहिए, 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होना चाहिए, तभी हमारी जो लाइट है वो स्कैटर कर पाएगी। यहां तक आया समझ में। अच्छा, ये सेम चीज हम कहाँ देखते हैं, बिल्कुल सेम चीज हम देख पाते हैं घरों में अपने। किस तरीके से, जैसे मान लो घर में आप ना एक विंडो खोल के रखो। ठीक है, घर में सिर्फ एक विंडो खोल के रखो सुबह सुबह, उसमें क्या होगा, वहां से लाइट एंटर करेगी। ठीक, मान लो इस तरीके से छोटी सी आपकी विंडो और यहाँ से लाइट एंटर करेगी, तो आपको जो लाइट है उसका प्रॉपर पाथ विजिबल होगा इस तरीके से। ठीक है, लाइट का प्रॉपर पाथ आपको विजिबल होगा। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्यों होगा, क्योंकि एयर में कुछ पार्टिकल्स हैं। ठीक है, एयर में कुछ पार्टिकल्स हैं जिनका साइज 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में लाई करता है। अब वहां से जब भी जो सनलाइट है वो आएगी, उन पार्टिकल से डायरेक्ट तो स्कैटर हो जाएगी। स्कैटर होगी तो हमें क्या होगा, उसका पाथ प्रॉपर विजिबल होगा। ठीक है जी, कि जब भी कोई भी लाइट किसी पार्टिकल से टकराएगी वो बिखर जाएगी, उसी को हम क्या बोलते हैं कि लाइट स्कैटर हो चुकी है। अच्छा, ये होता क्यों है, क्योंकि जो भी लाइट रे आती है पार्टिकल से टकराएगी तो पार्टिकल उस पूरी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद अलग अलग डायरेक्शन में उनको री एमिट कर देगा। आई बात समझ में। होता क्या है, लाइट रे आई, पार्टिकल से टकराई, पार्टिकल से टकराने के बाद वो हर डायरेक्शन में बिखर जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये होता क्यों है, क्योंकि लाइट रे आएगी, जैसी लाइट रे आएगी किसी पार्टिकल से टकराएगी तो पार्टिकल उस लाइट रे को एब्जॉर्ब कर लेगा और उसके बाद उसको री एमिट करेगा हर डायरेक्शन में। यहाँ तक आया समझ में कि क्या होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। Why does the color of sky is blue? इसको समझते हैं। ठीक है, अच्छा मेरी बात सुनो, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में, लाइट चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम समझाया था। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि वेवलेंथ किस तरीके से इंक्रीज होती है। ओके, अगर मैं दोबारा बात करूं कि जब मैं वॉयलेट से रेड की तरफ ऐसे जाती हूँ तो मेरी जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, वेवलेंथ कैसे इंक्रीज होती है, जब मैं वॉयलेट से रेड की तरफ जाती हूँ तब मेरी जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज होती चली जाती है। यहाँ तक ठीक है। अच्छा, अब देखो, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, ठीक है, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी वो उतना कम स्कैटर होगा। ठीक, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी वो उतना कम स्कैटर होगा। और क्या, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा। समझे, देखो क्या बोला मैंने कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, ठीक, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी वो कम स्कैटर होगा, और जो कम स्कैटर होगा वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा। आप एक बार इस फॉर्मूले को लिख लो, ये आपको काफी क्वेश्चंस में हेल्प करेगा कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा वो कम स्कैटर होगा, और जो कम स्कैटर होगा वो ज्यादा दूर डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा। ठीक, देखो अगर मैं बात करूं बी से लेके आर तक की वेव में, जो रेड है
इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम है इन सब में से। अगर इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, इसका मतलब सबसे कम स्कैटर कौन होगा? रेड कलर। अगर सबसे कम स्कैटर रेड कलर होगा, इसका सीधा सा मतलब है कि सबसे ज्यादा डिस्टेंस ये ट्रेवल कर पाएगा। ठीक है, देखो अब मैं आपसे रैंडम कोई क्वेश्चन पूछती हूँ। मेरे पास एक है ब्लू कलर और एक है येलो, इनमें से वेवलेंथ किसकी ज्यादा है? देखो जब मैं यहां से इस तरफ शिफ्ट हो रही हूँ ऐसे, तो मेरी वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे देखो मतलब ब्लू ये रहा, ब्लू कलर ये रहा और येलो कलर मेरे पास ये रहा। इनमें से किसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी? मैं ऐसे जा रही हूँ तो वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, सीधा सा मतलब है कि जो वाई है मतलब येलो, उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। वेवलेंथ किसकी ज्यादा है? येलो, इसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, ओके। स्कैटर कौन ज्यादा होगा, ब्लू या येलो? देखो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा वो कम स्कैटर होगा, तो स्कैटर कौन ज्यादा होगा? ब्लू वाला। स्कैटरिंग इसके अंदर ज्यादा देखने को मिलेगी। और डिस्टेंस कौन ज्यादा ट्रेवल कर पाएगा? जिसकी वेवलेंथ ज्यादा वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा। वेवलेंथ किससे ज्यादा? येलो की, तो ज्यादा डिस्टेंस ये ट्रेवल कर पाएगा। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चंस आएंगे, आपको कोई भी दो कलर दे दिए जाएंगे और आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन किसकी वेवलेंथ ज्यादा है या फिर कौन ज्यादा स्कैटर कर पाएगा। ठीक, अच्छा एक और क्वेश्चन पूछ के देखते हैं। हमारे पास इस बार तीन कलर है, वॉयलेट, ब्लू और ऑरेंज। आप इनमें से बताओ वेवलेंथ किसकी ज्यादा है? देखो जब मैं ऐसे जा रही हूँ वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है और यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है मेरे पास? ऑरेंज, मतलब वेवलेंथ किसकी ज्यादा होगी? ऑरेंज की। स्कैटरिंग किसकी ज्यादा होगी? जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी उसकी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होगी। देखो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, आपको इसका मतलब पता है ना इनवर्स का और डायरेक्ट का। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होते हैं कि ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन से होते हैं? ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। ठीक है, इस तरीके से इसमें देखो वेवलेंथ किसकी ज्यादा है? ऑरेंज की। सबसे ज्यादा स्कैटर कौन होगा? जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। इनमें सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? वॉयलेट की। सबसे कम वेवलेंथ मतलब सबसे ज्यादा स्कैटरिंग इसी के अंदर देखने को मिलेगी। अच्छा, नेक्स्ट ज्यादा डिस्टेंस कौन ट्रेवल कर पाएगा? जिसकी वेवलेंथ ज्यादा वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा। वेवलेंथ किसकी ज्यादा थी? ऑरेंज की, तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस भी ये ट्रेवल कर पाएगा। ठीक है, इसके बाद ब्लू और थर्ड नंबर पे वॉयलेट डिस्टेंस ट्रेवलिंग में, और स्कैटरिंग में सबसे ज्यादा स्कैटर होगा वॉयलेट, उससे कम ब्लू और सबसे कम ऑरेंज। क्वेश्चन आए समझ में हम किस तरीके से करेंगे? ओके, आगे चलते हैं। अब देखो ना ध्यान से, हमारे पास क्या होता है, क्वेश्चन है कि जो स्काई का कलर है हमें ब्लू क्यों दिखाई देता है। देखो इसमें मैं आपको दो क्वेश्चन करवाती हूँ। मान के चलो एक बार जो हमारा सन है कहाँ पे है? यहाँ पे, पोल पे। एक बार ये इक्वेटर वाली साइड है इधर। ठीक है, अच्छा अब आप मुझे बताना, और ये हम ठीक है। अच्छा अब मुझे क्या देखना है? स्काई का कलर देखना है। ठीक है, अब ये चीज ना हम 9th में पढ़ के आए हैं कि जो हमारा डिस्टेंस है इक्वेटर से वो ज्यादा होता है और वही डिस्टेंस पोल से हमारा कम होता है। ठीक है, हमारी जो अर्थ की शेप है वो प्रॉपर स्फेयर थोड़ी है, वो किस तरीके से स्फेयर, और यहाँ से ऐसे इस तरीके से निकली हुई है थोड़ी सी। इसका मतलब जो ये वाला रेडियस होगा हमारा इक्वेटर वाला, ये ज्यादा होगा, और ये पोल वाला रेडियस मेरे पास कम होगा। ये हमने 9th चैप्टर में पढ़ा था। अच्छा अब यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस ज्यादा होगा और ये जो पोल वाला है ये डिस्टेंस हमारे पास कम होगा। ठीक है, अच्छा अगर ये डिस्टेंस कम है, देखो सबसे पहले कौन सी लाइट स्कैटर होगी मेरे पास? सबसे पहले विबग्योर में वॉयलेट कलर, क्योंकि वॉयलेट सबसे ज्यादा स्कैटर होता है। लेकिन जो जितना ज्यादा स्कैटर होगा वो उतना कम डिस्टेंस भी तो ट्रेवल कर पाएगा। ठीक है, इसका मतलब मान लो कि लाइट को यहाँ पे पहुंचना है, सबसे पहले कौन सी आएगी? वॉयलेट। वॉयलेट हमारी यहाँ पे खत्म हो जाएगी।
उसके बाद कौन सी आएगी, इंडिगो। इंडिगो आएगी हमारे पास, मान लो इंडिगो हमारी यहाँ पे खत्म होगी, ठीक है। उसके बाद आएगी फिर से कौन सी, ब्लू लाइट। ब्लू हमारी मान लो अब यहां तक आ रही है। तो हम जब भी स्काई को देखेंगे हमें कौन सा कलर दिखाई देगा, ब्लू कलर दिखाई देगा, ठीक है। क्या होगा, हमें स्काई को देखना है। जैसे हम स्काई को देखेंगे सबसे पहले कौन सा कलर आएगा, वॉयलेट। वॉयलेट की जो वेवलेंथ है वो बहुत कम है, इसलिए सबसे ज्यादा स्कैटर होगा। जो चीज जितनी ज्यादा स्कैटर होगी, सीधी सी बात है, वो उतना कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगी। इसका मतलब क्या होगा, जो वॉयलेट है वो सबसे कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा, तो जैसे ही वो सन से निकलेगा थोड़ी देर बाद गायब हो जाएगा, ठीक है। फिर आएगा क्या, इंडिगो, वो आएगा तो वो भी गायब हो जाएगा। फिर आएगा ब्लू, वो हमारी आईज तक पहुंच पाता है, इसलिए हमें जो स्काई का कलर है कैसा दिखाई देता है, हमें स्काई कलर ब्लू कलर का दिखाई देता है, ठीक है। इस चीज को याद रखना, और इसको भी याद रखना कि ये वाला डिस्टेंस इक्वेटर का ज्यादा होता है और ये पोल वाला कम होता है, ठीक है। इसलिए आप दिन में जब भी कभी स्काई को देखोगे आपको स्काई कलर कैसे दिखाई देगा, ब्लू कलर का। ऐसा क्यों, क्योंकि जब वॉयलेट है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाता, वो हमारी आइज तक नहीं पहुंच पाता। फिर इंडिगो आता है, इंडिगो भी हमारी आइज तक नहीं पहुंच पाता। एंड में क्या बचता है हमारे पास, ब्लू कलर। ब्लू कलर हमारी आइज तक पहुंच पाता है, इसलिए हमें स्काई का कलर कैसे दिखाई देता है, ब्लू कलर का। ओके, एक बार पढ़ते हैं, देखो इसमें क्या लिखा है। द स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज ऑफ रेले स्कैटरिंग। आप इसको सिर्फ स्कैटरिंग भी लिख सकते हो, ठीक है। व्हेन सनलाइट एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट कलर, ठीक है। सनलाइट बहुत सारे कलर से बनी है, ईच विद अ डिफरेंट वेवलेंथ, हर किसी की अलग वेवलेंथ है। ब्लू लाइट है शॉर्टर वेवलेंथ, ब्लू की वेवलेंथ छोटी है, एंड स्कैटर मोर, ज्यादा स्कैटर हो पाएगा देन अदर कलर, इन बाकी कलर से ज्यादा तो ब्लू ही हमारा स्कैटर हो पाएगा। व्हेन इट हिट्स एयर मॉलिक्यूल दिस स्कैटर्ड ब्लू लाइट इज व्हाट वी सी मेकिंग द स्काई लुक ब्लू, ठीक है। बाकी कलर्स के कंपैरिजन में जो ब्लू है वो इन कलर से, GYOR मतलब ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इनसे तो ज्यादा ही स्कैटर हो पा रहा है, ठीक है। ज्यादा स्कैटर हो पा रहा है, दैट्स व्हाई हमें क्या दिखाई देगा, वो ब्लू स्काई दिखाई देगा। पहले कौन सा आएगा, वॉयलेट कलर, वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर ही नहीं पाएगा। फिर कौन सा आएगा, इंडिगो, वो भी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाएगा। हमारी आइज तक कौन पहुंचेगा, ब्लू कलर पहुंचेगा। दैट्स व्हाई हमें कैसे दिखाई देता है स्काई का कलर, ब्लू कलर का हमें स्काई दिखाई देता है, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस और छोटा होता, ठीक है, मान लो हमारी अर्थ का साइज और छोटा होता इस तरीके से, तो हमें कैसा दिखाई देता वो, फिर इंडिगो, ठीक है। और अगर और छोटा होता इस तरीके से अर्थ का साइज, तो हमें कैसा दिखाई देता, वो वॉयलेट कलर का स्काई दिखाई देता, ठीक है। ये ब्लू क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि वॉयलेट, इंडिगो ये तो पहले ही स्कैटर हो चुके होते हैं, ठीक है। ये कम डिस्टेंस से ट्रेवल कर पाते हैं, हमारी आइज तक कौन पहुंच पाता है, सिर्फ ब्लू कलर पहुंच पाता है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, देखो ये भी सेम चीज है। अब सनराइज और सनसेट के टाइम सन हमारा कहाँ पे होता है, सनराइज और सनसेट इस टाइम में सन हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इस जगह, नियर हॉरिजन। हॉरिजन क्या होता है हमारे पास, हॉरिजन वो वाली प्लेस होती है जहाँ पे हमें जो लैंड है और जो स्काई है वो आपस में मिलते हुए दिखाई देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मैंने आपको बताया था इक्वेटर से लेके ये वाला जो डिस्टेंस है ये बड़ा होता है एज कंपेयर टू पोल। ये वाला डिस्टेंस छोटा होता है, ये वाला डिस्टेंस हमारे पास बड़ा होता है। अब क्या होगा, फिर से विबग्योर, सबसे पहले कौन सी लाइट चलेगी, वॉयलेट, क्योंकि वॉयलेट फिर से वाला फॉर्मूला लिखते हैं, क्योंकि जो वॉयलेट कलर है वो सबसे ज्यादा स्कैटर करता है, इसलिए वो बहुत ही कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा, तो वो भी थोड़ी दूर आके ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा आएगा, इंडिगो, इंडिगो भी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाएगा। फिर ब्लू। अच्छा देखो, सनराइज और सनसेट उस टाइम पे हमें जो सन है कैसा दिखाई देता है, ऑरेंज और रेड कलर का कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। और जब आप दिन में 12 बजे उसको देखोगे तो वो ऐसा रेड कलर का आपको सन नहीं दिखाई देगा। अब क्वेश्चन है क्यों, देखो
जब सन राइज या सेट होने वाला होता है, सन कहाँ पे होता है, नियर द हॉरिजन। हॉरिजन हमारे पास क्या होता है, जहाँ पे लैंड और स्काई हमें मीट होते हुए दिखाई देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अगर ये डिस्टेंस बड़ा है तो जब ब्लू कलर की बारी आएगी वो भी इतना डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर सकता, मतलब वो भी पहले ही स्कैटर हो जाएगा। फिर आएगा ग्रीन, वो भी पहले ही स्कैटर हो जाएगा, क्योंकि ये सब जो है ना बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाते हैं एज कम्पेयर टू ऑरेंज और रेड, और ये डिस्टेंस होता है हमारा बड़ा। तो हमारी आइज तक कौन सा कलर पहुंच पाता है, ऑरेंज और येलो, ऑरेंज और रेड, इन्हीं कलर्स में से कोई ना कोई लाइट हमारी आई तक पहुंच पाती है। ठीक है, दैट्स वाई हमें वो कैसा दिखाई देता है इस टाइम पे, सन थोड़ा ऑरेंज ऑरेंज सा दिखाई देता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस ज्यादा है, ज्यादा डिस्टेंस है तो कोई ऐसी लाइट ही हमारी आई तक पहुंच पाएगी जो ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सके, और ये तो पहले स्कैटर हो जाती है, गायब हो जाती हैं। तो येलो और ऑरेंज इनका कुछ कुछ मिक्सचर हमारी आईज तक पहुंच पाता है, और हमें सन कैसा दिखाई देता है, थोड़ा ऑरेंज और येलो जैसे दिखाई देता है। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं। एट सनराइज एंड सनसेट द सन इज नियर द हॉरिजन, सन हॉरिजन के पास होता है। द लाइट हैज टू ट्रेवल थ्रू मोर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा इस टाइम पे, विच स्कैटर द शॉर्टर ब्लू एंड वॉयलेट वेवलेंथ, ये जो छोटी वेवलेंथ वाले हैं ना, इन सबको तो पहले स्कैटर कर देता है। ठीक है, दिस लीव्स द लॉन्गर रेड एंड ऑरेंज वेवलेंथ, सिर्फ रेड और ऑरेंज ये जो वेवलेंथ होती है ना हमारे पास, सिर्फ ये ही हमारी आइज तक पहुंच पाती है, मेकिंग द सन अपीयर रेड और ऑरेंज। ठीक है, यहाँ तक क्या बोला मैंने, देखो ये हमारे पास है सन, ये है हम, सन इस टाइम पे कहाँ पे है, हॉरिजन पे। अब क्या होगा, कलर्स आएंगे। ठीक है, सबसे पहले कौन सा आएगा, वॉयलेट, सबसे पहले कौन सा कलर आएगा, वॉयलेट। यहां तक आया वॉयलेट, क्योंकि कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा, सारा स्कैटर हो जाएगा। ठीक है, वॉयलेट स्कैटर हो गया। उसके बाद आएगा इंडिगो, वो भी कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा, पहले स्कैटर हो जाएगा। फिर आएगा ब्लू, ब्लू भी क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है, पोल पे तो कम डिस्टेंस ट्रेवल करना था, इसलिए ब्लू कलर हमें विजिबल होने लगा था। यहाँ पे और ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा, तो यहाँ पे ब्लू कलर में पहले ही स्कैटर हो जाएगा। फिर आएगा ग्रीन, ये भी पहले ही स्कैटर हो जाएगा। फिर येलो, ये भी पहले स्कैटर हो जाएगा। फिर हमारी आइज तक कौन पहुंचेगा, ऑरेंज। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं ऑरेंज प्लस रेड का हल्का हल्का सा मिक्स करके हमें कलर सन का दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि बाकी सारे कलर्स तो पहले ही स्कैटर हो चुके होते हैं। अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो रे है उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है। ठीक है, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा तो कोई एक ऐसी हमें लाइट ही दिखेगी जो ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, और वो हमारे पास कौन सी लाइट होती है, ऑरेंज और रेड। इसलिए हमें कहाँ पे ये जो हमारी आइज तक जो लाइट पहुंचती है वो कौन सी होती है, ऑरेंज और रेड। दैट्स वाई हमें सन कैसा दिखाई देता है, मॉर्निंग में और इवनिंग में थोड़ा ऑरेंज और रेड का मिक्सचर दिखाई देता है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब क्वेश्चन एक और आता है इसमें, व्हाई डेंजर सिग्नल्स आर रेड इन कलर। देखो डेंजर सिग्नल आप लोगों ने देखे होंगे, सारे किस कलर के होते हैं, रेड कलर के। ऐसा क्यों, क्योंकि जो रेड कलर है, देखो जो रेड कलर है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है, मतलब रेड कलर आपको दूर से ही दिख जाएगा। ठीक है, अगर आपको डेंजर सिग्नल दूर से ही दिख जाएंगे तो आप समझ जाओगे यहाँ पे नहीं जाना। ठीक है, अब सोचो हमने डेंजर सिग्नल वॉयलेट कलर के बना दिए, अब क्या होगा, अब आपको दूर से नहीं पास से आके दिख रहे कि हाँ भाई ये तो डेंजर सिग्नल था, क्या आप तब वापस जा पाओगे, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इसलिए हम क्या बनाते हैं, रेड कलर के सारे डेंजर सिग्नल्स को बनाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि वो रेड कलर ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकता है, इसकी जो वेवलेंथ है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, हमें ये कलर दूर से ही दिख जाएगा और हमें समझ आ जाएगा कि यहाँ पे नहीं जाना। ठीक है, आगे चलिए अब। अच्छा, हमारा अगला टॉपिक है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये हमारे पास क्या होता है, अब इसको समझते हैं। देखो खाली स्लाइड पे आपको समझाती हूँ काफी अच्छे से। ये हमारे पास क्या है, हमारी अर्थ। ठीक है, अब देखो अर्थ के पास क्या होता है, ऐसे नहीं, ऐसे समझाते हैं। ये हमारे पास क्या है, अर्थ।
ठीक है। अब अर्थ के पास क्या होता है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि अर्थ के बाद आपने सुना होगा कि काफी सारे लेयर्स होती हैं, ठीक है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है, काफी सारे लेयर होती हैं। तो इन लेयर्स को एक बार ड्रॉ करते हैं। इस तरीके से, ठीक है, हमारे अर्थ के बाहर काफी सारी लेयर्स प्रेजेंट है। अब इसकी वजह से क्या होगा, ये क्या है, अर्थ, ये अलग अलग लेयर। अब ये जो अलग अलग लेयर होती हैं, इनकी डेंसिटी भी अलग अलग होती है। मतलब देखो, लेयर किसकी बनेंगी, ऑफ कोर्स डस्ट पार्टिकल की, गैसेस की, इन सब चीजों की। अब इन लेयर की डेंसिटी भी अलग अलग होती है। और हमने लाइट चैप्टर में क्या पढ़ा था कि अगर इनकी डेंसिटी डिफरेंट है, मतलब किसी में मॉलिक्यूल पास पास है और किसी में मॉलिक्यूल काफी दूर दूर होंगे, इस तरीके से होगा। तो जहां पे मॉलिक्यूल पास पास होते हैं, वहां पे जो लाइट की स्पीड है वो कम हो जाती है। इसका मतलब इन लेयर में आपस में भी क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। क्योंकि अगर लाइट की स्पीड कम या ज्यादा होगी तो लाइट कैसे आएगी, अपने आप को बेंड करती हुई आएगी। इसका मतलब इसी बेंडिंग को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इसका मतलब इन लेयर्स में क्या होगा, अगर इनकी डेंसिटी अलग अलग है, ठीक है, इनकी डेंसिटी डिफरेंट है, अगर इनकी डेंसिटी डिफरेंट है तो उससे क्या होगा, जो लाइट है वो क्या दिखाएगी, हमें रिफ्रैक्शन शो करेगी। मतलब क्या होगा, जो लाइट रे है वो कैसी हो जाएगी, बेंड। लाइट रे बेंड हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इससे क्या होगा, मान लो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो पार्टिकल से काफी पास पास है। देखो होता क्या है, जब भी हम अर्थ से ऊपर की तरफ ऐसे जाएंगे, जो हमारी डेंसिटी है वो डिक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। डेंसिटी कैसी हो जाएगी, हमारे पास डिक्रीज होती चली जाएगी जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। और जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो डेंसिटी हमारे पास इंक्रीज होती चली जाएगी। और इस लेयर के बाहर पे क्या होगा, यहाँ पे हो गया वैक्यूम, यहाँ पे क्या होगा, वैक्यूम। अब हमारे पास क्या होगा, अब जैसी कोई लेयर यहां से पास होती हुई अर्थ तक आएगी, उसके अंदर बार बार क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या होती है, लेयर्स अर्थ के बाहर। और हर एक लेयर की अपनी अलग डेंसिटी होती है। अगर डेंसिटी अलग है तो उसके अंदर फिर रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन मतलब क्या, जो लाइट रे वो हर बार बेंड होती हुई आएगी, ठीक है। जैसी लाइट रे इससे इसमें आएगी वो बेंड हो जाएगी, फिर इससे फिर अगले में आएगी वो बेंड हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। इसका मतलब लाइट रे के साथ क्या हो रहा है, बार बार उसके अंदर बेंडिंग हो रही है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेयर के अंदर क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी अर्थ के बाहर जितनी भी लेयर्स है सबकी डेंसिटी अलग होती है। अगर सबकी डेंसिटी अलग होगी तो जब भी लाइट रे किसी एक से दूसरी लेयर में आएगी उसके अंदर बेंडिंग होगी। इसी बेंडिंग को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। और इस पूरे फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। क्या होता है, देखो, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बेंडिंग ऑफ लाइट, जब लाइट बेंड हो जाती है एज इट पासेस थ्रू द डिफरेंट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। सिंपल था। अच्छा, इसके कॉज क्या क्या हो सकते हैं, अभी हमने पढ़ा था क्या, बिकॉज एयर की जो लेयर होती है, एयर लेयर हैव डिफरेंट डेंसिटी। अगर डेंसिटी अलग होगी तो क्या होगी, लाइट हर बार बेंड होगी, ठीक है। कब होगी, जैसी वो एक लेयर से दूसरी लेयर में आएगी उसकी जो लाइट रे बार बार बेंड होगी, उसके अंदर बार बार रिफ्रैक्शन होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसके इफेक्ट क्या क्या है, देखो ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। सन, स्टार, प्लैनेट किस तरीके से हमें शिफ्ट हुए दिखाई देते हैं, इनको पढ़ेंगे हम, ठीक है। आप आगे चलते हैं। Why star appears higher than they actually are? इसका मतलब क्या, आप समझिए। ये मान लो हमारे पास अर्थ, ठीक है। अब यहाँ पे खड़े हैं हम इस तरीके से।
अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास स्टार है एक, ठीक, मुझे क्या देखना है, ये स्टार देखना है। अब होगा क्या, देखो जब तक वैक्यूम में है ये तो इस तरीके सीधी सीधी आएगी, ठीक है। अब जैसे ये वैक्यूम से दूसरे मीडियम में आएगी, ये बार बार क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन की वजह से ये किस तरीके से हमारी आई में पहुंचेगी, थोड़ी बेंड हो के पहुंचेगी, ये एक स्ट्रेट लाइन में हमारी आई तक नहीं नहीं पहुंच पाएगी। ओके, देखो क्या होगा इस लाइट रे के साथ, जैसी लाइट रे इसमें आएगी ये बेंड हो जाएगी, फिर और बेंड होगी, फिर और बेंड होगी, फिर और बेंड होगी, ठीक है। मान लो हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारी आई यहाँ पे है, ठीक है। तो मुझे अब देखो लाइट की जो स्टार की पोजीशन है कैसी दिखाई देगी। हमने ये चीज ना लाइट में भी पढ़ी थी कि हमारी आईज को क्या लगता है, जहाँ पे जिस डायरेक्शन में उसके पास लाइट पहुंचेगी वो उसी डायरेक्शन में उसको क्या लगेगा, कोई ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में रखा है। तो इसको आई को क्या लगता है कि यहाँ पे इधर रखा हुआ है क्या मेरे पास, स्टार, ठीक है। ये है स्टार की एक्चुअल पोजीशन, और ये है जो मुझे दिखाई देती है, ये कैसी हो जाएगी, एपेरेंट पोजीशन, ठीक है। शिफ्ट हुआ मुझे स्टार क्यों दिखाई देता है, क्योंकि ये स्टार है। स्टार से जब तक वैक्यूम में लाइट रे चलेगी, ठीक है, यहाँ तक तो स्ट्रेट लाइन में चलेगी, लेकिन जैसी वो इन लेयर से पास होगी, हर एक लेयर में क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से लाइट रे हर बार बेंड हो जाएगी। बेंड होने के बाद जब वो हमारी आइज तक पहुंचती है, हमारी आइज को क्या लगता है कि लाइट रे सीधी ही आ रही है, तो वो यहाँ पे क्या बना देती है, स्टार की एक इमेज बना देती है, और हमें लगता है कि स्टार एक्चुअल में यहाँ पे है। इसका मतलब जो भी स्टार हम देखते हैं स्काई में, वो उनकी एक्चुअल पोजीशन है ही नहीं, क्योंकि हमें तो सारी एपरेंट पोजीशन ही दिखाई देंगी। हमारी आई इस चीज को नहीं सोच सकती कि लाइट रे ऐसे जाके यहाँ से फिर बेंड होके आ रही है, नहीं, उसको लगता है कि जहां पे मेरे पास लाइट रे आई उसी डायरेक्शन में क्या रखा है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। इसलिए स्टार की इमेज को खुद से यहाँ पे बना देती है, और इसको लगता है कि स्टार यहाँ पे है। जो हम अपने अर्थ से खड़े होकर स्टार को देखते हैं वो ये वाला है, एपेरेंट स्टार। एक्चुअल स्टार हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो तो बेंड होके आ रहा है, और हमारी जो आई है वो किसी भी लाइट रे को बेंड नहीं कर सकती। आया समझ में कि हमें जो स्टार की पोजीशन है वो थोड़ी सी अलग क्यों दिखाई देती है, एपेरेंट पोजीशन हमें क्यों दिखाई देती है। देखो, Why stars appear higher than they actually are? अभी हमने पढ़ा ऐसा क्यों होता है, लाइट रे बेंड होके आती है। As light from star passes through the different layer of atmosphere, it bend due to the change in air density. सिंपल है, हर डेंसिटी लेयर की अलग होती है, उसकी वजह से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, हर बार जो लाइट रे वो बेंड होगी, और हमारी आइज तक कैसे पहुंचेगी, वो जिस डायरेक्शन में पहुंचेगी हमारी आई उसी डायरेक्शन में एक इमेज बना देगी स्टार की, जो कैसी होगी, एपेरेंट पोजीशन होगी स्टार की, एक्चुअल नहीं होगी। ओके, रिफ्रैक्शन इफेक्ट, दिस बेंडिंग कॉजेस द स्टार्स इमेज टू अपीयर स्लाइटली हायर इन स्काई। इसकी वजह से क्या होगा, हमें जो इमेज थोड़ी सी ऊपर बनी हुई दिखाई देगी देन इट्स एक्चुअल पोजीशन। एक्चुअल पे तो हमें दिखती ही नहीं है। ओके, रिजल्ट क्या होगा इसका, ड्यू टू दिस स्टार सीम्स टू बी हायर देन दे एक्चुअली आर या रियली आर। ओके, आया क्वेश्चन भी समझ में। एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, देखो सबका आंसर ना सेम सही है। इसमें भी हमारे पास क्या होगा, ये मान लो अर्थ है हमारी और यहाँ पे हमारी आई है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, सनराइज और डिलेड सनसेट, इसका मतलब क्या, देखो मान लो सनराइज और सनसेट का टाइम है, ठीक है, तो सन कहाँ पे होगा, हॉरिजन पे ही होगा। अब मान लो नीचे की तरफ यहाँ पे है इस टाइम पे सन, ठीक है, सन कहाँ पे है, बिलो द हॉरिजन है। अब हमारी आई पे जो आएगी ना वो तो एक्चुअल पोजीशन थोड़ी ना दिखाई देगी, ठीक है, हमें तो अभी हमने स्टार के लिए पढ़ा, वो चीज सबके लिए सेम है। अब क्या होगा, जैसे हमें जो स्टार थे वो थोड़े अपनी पोजीशन से थोड़े हायर पोजीशन पे दिखाई देते थे, अब जब सन बिलो द हॉरिजन होगा, ठीक है, हमें उसकी पोजीशन कैसी दिखाई देगी उस टाइम पे, ऊपर दिखाई देगी, क्योंकि एक्चुअल में तो मुझे पोजीशन दिखाई नहीं दे सकती ना सन की। अभी आपको समझाया क्यों नहीं दिखाई देती, ना स्टार की, ना सन की, ना किसी और चीज की, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही मेरे को सन है,
सन की पोजीशन ऐसे ना दिख के कैसे दिखाई देगी, इस डायरेक्शन में दिखाई देगी। मतलब जब सन बिलो द हॉरिजन होगा, जब सन राइज होने वाला होगा, उससे पहले मुझे क्या होगा, सन दिखना शुरू हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, वो सेम रीजन आएगा सबके लिए, ठीक है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सेम चीज डिलेड में भी होती है। जब सन यहाँ पे सनसेट हो चुका होता है, एक्चुअल में जब सनसेट हो चुका होता है, उस टाइम भी जो हमारी आईज में जो रेस पहुंचती हैं, वो भी क्या बना देती है, सन की इमेज थोड़ी सी ऊपर बना देती है। इसका मतलब क्या, यहाँ पे 2 मिनट और यहाँ पे 2 मिनट, टोटल मुझे 4 मिनट सन एक्स्ट्रा दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब सन राइज होने वाला होता है या फिर जब सन सेट हो चुका होता है, उस दोनों ही टाइम पे जो सन है उसकी हमें कैसी एपरेंट पोजीशन दिखाई दे, थोड़ी सी ऊपर। इसका मतलब सन मुझे टोटल 2 मिनट यहाँ पे, 2 मिनट यहाँ पे, टोटल 4 मिनट एक्स्ट्रा दिखते हैं, ठीक है। एडवांस सनराइज क्यों, सनराइज हुआ नहीं है, उससे पहले मुझे सन दिखना शुरू हो जाएगा। डिलेड सनसेट क्यों, सनसेट हो चुका होता है, स्टिल मुझे सनसेट, वो जो सन है स्टिल दिखाई दे रहा होता है, ठीक है। रीजन पढ़ते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन सेम आएगा, लाइट फ्रॉम द सन बेंड एट इट एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर, जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा, लाइट बार बार बेंड हो जाएगी, विच कॉजेज द सन टू अपीयर स्लाइटली हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन। इसकी वजह से क्या होगा, जो सन है एक्चुअल में तो यहाँ पे है, लेकिन मुझे कैसे दिखाई देगा, स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा, ठीक है। एडवांस सनराइज क्यों होगा, द सन अपीयर्स अ बिट बिफोर, पहले ही मुझे दिखाई देना शुरू हो जाएगा, देन इट एक्चुअली राइजेस, ठीक है। और डिलेड सनसेट में क्या होगा, द सन स्टे विजिबल अ बिट लॉन्गर आफ्टर इट हैज एक्चुअली सेट बिकॉज ऑफ लाइट बेंडिंग। सेम आंसर है इन सब क्वेश्चन के, ठीक है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अगर आप एक बार समझ गए तो इन सब क्वेश्चन के आंसर करने कोई मुश्किल नहीं है। क्या आ रहा है इन सब में, सेम चीज ही तो और ये देखो, सेम चीज जो हमने स्टार के लिए पढ़ी थी। स्टार में हमने क्या पढ़ा था कि जो स्टार की पोजीशन थोड़ी सी हमें हायर दिखाई देती है, ऐसा क्यों, क्योंकि हमारी आई तक जो रे पहुंचती है, हमारी रे उसी को आगे बढ़ा के इमेज बना देती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअल में तो सन यहाँ था, लेकिन जैसे ही हमारे पास रेस पहुंची, हमारी आई ने तो सीधी करके उसको एक इमेज बना दी। उसको क्या लगता है कि 2 मिनट पहले ही सनराइज हो चुका है, और यहाँ पे भी 2 मिनट बाद तक हमें सनसेट दिखाई देता है। आया समझ में, ओके। Why stars twinkle but planet do not? इसका मतलब क्या, देखो मेरी बात ध्यान से समझना है इस चीज को, यहां समझाती हूँ आपको। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जो स्टार्स है वो तो ट्विंकल करते हैं, लेकिन प्लैनेट्स क्यों नहीं करते, ठीक है। ये हमारे पास अर्थ और ये हमारे पास डिफरेंट लेयर्स, ठीक है। देखो हमें ये चीज पता है कि जो स्टार है उसका साइज एक्चुअल में काफी बड़ा है एज कंपेयर टू अ प्लेनेट। प्लेनेट तो बहुत छोटे होते हैं एज कंपेयर टू स्टार, लेकिन क्योंकि स्टार हमसे काफी दूर है, स्टार हमसे काफी दूर है, इसलिए हमें क्या लगता है, वो पॉइंट साइज जैसा लगता है। वही प्लेनेट हमारे अर्थ के काफी पास है, तो हमें वो बड़े दिखाई देते हैं। ऐसा होता है ना, आपने कभी भी अगर डायग्राम बनाते हो तो आप क्या करते हो, जैसे हम जुपिटर वगैरह तो बड़े बड़े दिखाते हैं जब हम सोलर सिस्टम बनाते हैं, और वहां पे स्टार कैसे छोटे छोटे डॉट जैसे दिखाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि प्लैनेट्स हमारी अर्थ के काफी पास है, तो हमें थोड़े वो बड़े दिखाई देते हैं, और वही जो स्टार है वो काफी दूर है, तो हमें वो कैसे दिखाई देते हैं, पॉइंट साइज दिखाई देते हैं। पॉइंट साइज, ठीक है। और ये इसका साइज क्या है, इसका साइज काफी बड़ा होता है, ठीक है। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि काफी सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनाए इस तरीके से, है ना। ये काफी सारे छोटे छोटे पॉइंट साइज से मिलके मेरे पास एक बड़ा सा प्लेनेट बन गया, ओके। अच्छा अब क्या होगा, देखो मुझे ये पता है कि यहाँ पे जो लेयर्स है किस चीज की बनी है, गैसेस की बनी है, ठीक है। ऑक्सीजन होगा इसमें, इसके पास क्या होगा, इसके पास वाटर ड्रॉपलेट होंगी, ठीक है, और भी कई डस्ट पार्टिकल्स होंगे।
इन सब चीजों से और भी डिफरेंट गैसेस N2 भी होती है, काफी सारी डिफरेंट गैसेस से मिलके मेरे पास क्या बनती है, एक लेयर तैयार होती है। ऐसी सारी लेयर्स मेरे पास तैयार होंगी। अब क्या होगा, मान लो लाइट रे यहाँ से आई, ठीक है, यहाँ पे जब वो पहले पार्टिकल से टकराई वो था वाटर ड्रॉपलेट, मतलब डेंसर आ गया, ठीक है। और जैसे ही वो सेकंड में आएगी, देखो लेयर है ये तो यहाँ पे स्विम कर ही रही होंगी, अपना चल ही रही होंगी एक जगह, ऐसे थोड़ी कि रुकी हुई है, ऑक्सीजन यहाँ पे रुक गया तो रुक गया, नहीं, वो तो चल रही है ना, गैस है वो तो मूव करेगी। अच्छा, मान लो जब वो पहले मीडियम में आई वो कहाँ गई, वाटर ड्रॉपलेट्स में, उसमें रिफ्लेक्शन हुआ। अब वाटर ड्रॉपलेट डेंसर में आ रही है, ठीक है। अब मान लो जैसे ही वो इस लेयर के बाद सेकंड में आएगी, यहाँ पे मेरे पास क्या था, ऑक्सीजन, जैसे वाटर ड्रॉपलेट के बाद ऑक्सीजन से पास होगी, अब क्या होगा, वो डेंसर से रेयर में आ गई, ठीक है। उसके बाद दोबारा मान लो यहाँ पे N2 है, रेयर से फिर रेयर में आ रही है वो, तो मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब इन सब वजह से क्या होता है, और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं, ये हमारी आई। अब यहाँ पे इसकी वजह से क्या होगा, कभी डेंसर कभी रेयर, कभी डेंसर कभी रेयर, कभी डेंसर कभी रेयर। अब इस वजह से क्या होता है, हमारी आइज तक कभी तो लाइट पहुंच पाती है, ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, लाइट रे इधर निकल जाती है, क्योंकि रेयर डेंसर रेयर डेंसर रेयर डेंसर, इन वजह से क्या होता है, कभी कभी लाइट रे यहाँ पे पहुंच जाती है, कभी कभी लाइट रे कहीं और ही बनती है हमारी। और जब जब लाइट रे कहीं और बनेगी तब तब हमें स्टार दिखाई थोड़ी ना देगा। अगर लाइट रे हमारी आई तक पहुंच ही नहीं रही तो हमें कोई ऑब्जेक्ट विजिबल कैसे होगा, ठीक है। स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, क्योंकि स्टार से जब भी कोई लाइट रे आती है वो क्या होता है, कभी तो हमारी आइज तक पहुंचती है और कभी नहीं पहुंचती, कभी हमें वो चीज दिखेगी कभी नहीं दिखेगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। अगर सिर्फ इतना क्वेश्चन आए कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ऐसा होता क्यों है, क्यों, क्या आंसर लिख के आओगे आप, क्योंकि जो लाइट रे कभी तो हमारी आइज तक पहुंचेगी और कभी नहीं पहुंचेगी। ऐसा क्यों होगा, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके, वहीं अगर मैं बात करूं इसके साथ क्या होता है, देखो इसके पास काफी सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इसके पास काफी सारे पार्टिकल्स हैं। मान लो यहाँ से एक लाइट रे आई, सेम कंडीशन तो इसके लिए भी होगी, कभी रेयर कभी डेंसर, कभी रेयर कभी डेंसर, ठीक है। इस तरह से लाइट रे हमारे पास पहुंची, ठीक है, और दूसरे ही सेकंड में जो इस पार्टिकल से लाइट रे आ रही थी वो इस तरफ पहुंच गई, लेकिन स्टिल इसके पास तो मिलियंस ऑफ पार्टिकल है ना। अब हर एक पॉइंट सोर्स से क्या होगा, हमें कभी ना कभी तो लाइट दिखाई देगी ही, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं कि हमें इसमें से लाइट दिखाई ना दे। देखो इसके पास मिलियंस ऑफ पॉइंट सोर्स होते हैं, ठीक है। अब हर पॉइंट सोर्स से लाइट आएगी, हर पॉइंट सोर्स से लाइट आएगी तो क्या होगा, तो अगर मान लो एक आध पार्टिकल की लाइट इधर उधर चली गई तो बाकी पार्टिकल की लाइट तो हमारी आज तक पहुंचेगी, प्लेनेट तो हमें तब भी विजिबल होगा। स्टार में ऐसा नहीं था, क्योंकि स्टार काफी दूर होता है तो हम इसको कैसा मानते हैं, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट मानते हैं। अब पॉइंट साइज तो हम एक ही रे पास करवाएंगे ना, और वहीं ये तो मिलियंस ऑफ पॉइंट साइज से बनी हुई है। यहाँ पे क्या होगा, हर बार जब भी लाइट रे आएगी, अगर मान लो एक आध लाइट रे इधर उधर चली भी गई, मान लो इस वाली की लाइट रे इधर पहुंच गई, इसकी इधर पहुंच गई, इस वाले की भी इधर पहुंच गई, लेकिन अभी भी काफी सारे पॉइंट सोर्स हैं, मे बी उनकी इधर आ जाए इस तरीके से, ठीक है। अब जितनी रेज हमारी आई तक पहुंचेंगी तब हमें वो प्लेनेट विजिबल होगा। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं कि मिलियंस ऑफ सोर्सेज में से इसके पास एक भी लाइट रे ना पहुंचे, ठीक है। इसलिए हमें ये कभी भी ट्विंकल करता हुआ दिखाई नहीं देता। इसमें हमारे पास क्या होता है, कभी ऑब्जेक्ट दिखता है कभी नहीं दिखता। जब लाइट रे हमारी आई तक पहुंचेगी हमें ऑब्जेक्ट विजिबल होगा, जब नहीं पहुंचेगी हमें विजिबल नहीं होगा, इसलिए कभी दिखता है कभी नहीं दिखता। इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। इसमें हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसमें क्या होता है, अगर एक पॉइंट सोर्स से लाइट रे नहीं आ रही तो काफी सारे पॉइंट सोर्स से वहां से आ जाएगी, प्लेनेट हमें हमेशा विजिबल रहेगा। इसलिए प्लेनेट ट्विंकल नहीं करते। वहीं जो हमारे पास स्टार है उनको बड़े हैं वो, लेकिन दूर है, इसलिए कैसे, पॉइंट साइज है, इसलिए वो ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। अगर ये प्लेनेट में बहुत दूर होते, ठीक है, और ये भी हमारे लिए ऐसे पॉइंट साइज जैसे होते, तो ये भी क्या करते, ट्विंकल करते, ठीक है। आया समझ में यहाँ तक, ओके। Why stars twinkle but planet do not? Stars twinkle because their light is distant. ठीक है, स्टार्स क्यों, क्योंकि लाइट कहाँ से आती है, दूर से आती है, एंड कम्स फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट सोर्स है, ओके। एज इट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर इट बेंड ड्यू टू एयर मूवमेंट, ठीक है। एयर मूवमेंट की वजह से बार बार वो बेंड होगी, कॉजिंग द लाइट टू फ्लिकर।
फ्लिकर मतलब कभी पहुंचेगी, कभी नहीं पहुंचेगी, कभी पहुंचेगी, कभी नहीं पहुंचेगी। प्लैनेट्स बीइंग क्लोजर एंड अपीयरिंग एज स्मॉल डिस्क are not affected in the same way, so they do not twinkle. प्लैनेट्स के पास ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा क्योंकि वो काफी सारे किससे मिलके बने हैं, पॉइंट सोर्स से मिलके बने हैं। तो एक से अगर नहीं आएगी तो बाकी किसी दूसरे पॉइंट सोर्स से लाइट रे आएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें जो प्लैनेट है वो कभी भी ट्विंकल करता हुआ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, इतना आया आपको समझ में? देखो इस चैप्टर में हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना था, हमारा ये चैप्टर खत्म हो चुका है। ये काफी छोटा चैप्टर भी था। ठीक है, कल हम इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे और ये फिर चैप्टर हमारा पूरा पैक हो जाएगा। इसके बाद हम शुरू करेंगे अपना नया चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, जो सच में काफी इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए अब आप इस चैप्टर को पढ़ते रहिए। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।